आज हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह होता है जिसका आयतन व द्रव्यमान होता है। आयतन का मतलब होता है स्थान को घेरना। आप किसी कुर्सी पर बैठे हुए होंगे तो आप कुछ ना कुछ स्थान घेर रहे हैं। आपके हाथ में एक पेन है जिसे आप टेबल पर रखते हैं तो वो कुछ स्थान घेरती है। आपके सामने एक टेबल है जो कुछ स्थान घेर रही है, जो ज़मीन पर रखी हुई है। जबकि हम ये कह सकते हैं कि जो भी वस्तुएं हमें दिख रही हैं वो सब की सब वस्तुएं स्थान घेरती हैं, ऑक्यूपाइड स्पेस, तथा उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कि मास होता है, जिसको हम किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, तो पदार्थ कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो सब की सब पदार्थ है। ठीक है, डेफिनेशन कैसे बताएंगे कि पदार्थ वह होता है जिसका द्रव्यमान व आयतन होता है। द्रव्यमान यानी मास, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, जबकि आयतन का मतलब है स्थान को घेरना। कि कोई भी वस्तु अगर आपके सामने है जो आपको दिख रही है वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी तथा उसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका मतलब वो पदार्थ है। मुख्यतः पदार्थ की तीन अवस्था होती है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। ये जो ठोस द्रव गैस है इसको हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। ठोस क्या होता है? वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है उन्हें हम ठोस कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, लोहा आदि। कैसे समझेंगे इसको? वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। मैंने अभी बताया कि आयतन का मतलब होता है स्थान को घेरना, और आकार उसका एक फिक्स आकार है। वो बेलनाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है। जो भी उसका आकार है उसे देख के आप बता सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पत्थर। पत्थर को आप देख के बता सकते हैं कि पत्थर गोल है या फिर पत्थर बेलनाकार है, पत्थर आयताकार है। जैसा भी उसका आकार है उसको देख के आप बता सकते हैं। जबकि उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, वो भी फिक्स होगा। निश्चित का मतलब होता है फिक्स, कि आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, बदलते नहीं हैं। आप एक पत्थर को इस कमरे में रखिए, दूसरे कमरे में रखिए, जहाँ पे आपकी मर्जी वहीं रखिए, उसका जो मास है वो भी उतना ही रहेगा और उसका जो आयतन है वो भी उतना ही रहेगा। जितनी जगह वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान पर रखने में ले रहा था या घेर रहा था, उतनी ही जगह वह दूसरी स्थान पर रखने में भी लेगा। लेकिन द्रव्य के साथ ऐसा नहीं होता है। द्रव क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। ये आप गौर करेंगे, आकार अनिश्चित यानी कि जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता है, जबकि जो आयतन होता है वो फिक्स होता है यानी निश्चित होता है। फॉर एग्जांपल पानी, दूध, तेल आदि। कैसे समझेंगे इसको? आप एक गिलास में पानी डालिए और उस गिलास के अंदर, उस गिलास के पानी को आप एक कटोरी में डाल दीजिए। तो पहले पानी जो गिलास में रखा हुआ था उसका आकार अगर आप देखेंगे तो गिलास का जो आकार था वही पानी का आकार था। जबकि अभी आपने कटोरी में पानी को डाल दिया तो अभी पानी ने किसका आकार ले लिया? कटोरी का आकार ले लिया। और थोड़ी देर बाद में उस कटोरी के जो पानी है उसको आप ज़मीन पे बिखेर दीजिए तो आप देखते हैं कि उसका कोई आकार नहीं होता है, क्योंकि वो ज़मीन पर चारों तरफ बिखर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का कोई आकार नहीं होता है, पानी का आकार निश्चित नहीं होता है। जिस भी पात्र में आप डालते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। जबकि आयतन की अगर मैं बात करूं तो आयतन फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर 1 लीटर पानी आपने गिलास में लिया है तो 1 लीटर पानी आप कटोरी में डालेंगे तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा। 1 लीटर, एक गिलास पानी भरा हुआ है, उसको आप कटोरी में डालते हैं तो वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसे तो है नहीं कि वो 1.5 लीटर हो जाएगा या आधा लीटर हो जाएगा। पानी उतना ही रहेगा, यानी कि पानी की मात्रा उतनी रहेगी, यानी कि पानी का आयतन उतना ही रहेगा, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। जिस पात्र में आप डालेंगे उसी पात्र का आकार पानी ले लेगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं, यानी कि जो बहने वाली चीज़ें होती हैं, उन सब का जो आकार है वो अनिश्चित होता है, जबकि जो आयतन है वो निश्चित होता है। क्लियर? अब हम गैस की बात करते हैं। गैस जो होती है उसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्योंकि गैस को हम देख ही नहीं पाते। हमें पता है वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन, हीलियम, नियोन एट्सेट्रा। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो क्या आप कभी नाइट्रोजन को देख पाते हो? क्या आप कभी ऑक्सीजन को देख पाते हो? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? आप किसी भी वस्तु को देख के बता सकते हो कि इसका आकार क्या है।
जैसे आपने बुक को देखा और बोला कि सर बुक तो आयत के आकार की होती है। जैसे आपने मोबाइल को देखा और मोबाइल को देख के बताया कि सर मोबाइल भी आयत के आकार का होता है। जैसे आप किसी बॉल को देखें और बोलेंगे कि सर ये तो गोलाकार है, गोले के जैसा इसका आकार है। इसका मतलब है कि आप वस्तुओं को देख के उसका आकार बताते हैं, बिना देखे उसका आकार नहीं बता सकते। ओके, तो आप गैसों को देखेंगे ही नहीं तो उसका आकार कैसे बताएंगे? ठीक है। और आयतन का मतलब होता है स्थान को घेरना, तो स्थान घेर रही है पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें गैसें फैली हुई है, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि गैस कितना स्थान घेर रही है। इसका मतलब हुआ कि इसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी कि दोनों ही अनिश्चित होते हैं। एग्जाम्पल ले लो, नाइट्रोजन गैस है, N2 का मतलब है नाइट्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी गैसें हैं जो एग्जाम्पल में आएंगी, किसमें? गैस के एग्जाम्पल में। इनका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। कभी आपने देखा है कि जो नाइट्रोजन है वो घूमती घूमती आ रही है वायुमंडल में? नहीं ना, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं होता, उसे हम देख ही नहीं पाते, और देखेंगे नहीं तो आकार बता नहीं पाएंगे, और आकार नहीं बता पाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि उसका आकार अनिश्चित है। और गैसें हमें पता है कि बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो उसका आयतन भी अनिश्चित होता है, क्योंकि उनकी जगह रोकने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, जिसे हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। एक छोटी सी आप देखते हैं कि जो गैस सिलेंडर होता है उसमें गैस लीक होती रहती है, जो एलपीजी गैस होती है, जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है जिससे हम खाना बनाते हैं, तो वो उसका जो रिसाव होता है, गैसों के अंदर विषरण बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कुछ कम समय के लिए गैसें पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। गैसों में संपीड्यता का गुण पाया जाता है। अब ये क्या है? गैसों में संपीड्यता का गुण पाया जाता है। संपीडन का मतलब होता है जब आप गैसों पे दाब लगाएंगे, यानी कि प्रेशर लगाएंगे, तो वह गैस जो है वो द्रव में बदल जाएंगी। इस गुण को गैसों का संपीड्यता का गुण कहते हैं। एक बार वापस से, जब आप गैसों पर दाब लगाएंगे, गैस पे प्रेशर लगाएंगे, तो गैस को आप द्रव में बदल सकते हैं, और गैस को द्रव में बदलने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे संपीड्यता। और इसी प्रोसेस का उपयोग करके, इसी प्रक्रिया का उपयोग करके हम गैस को गैस सिलेंडर में भर लेते हैं, जिसे हम एलपीजी गैस के नाम से जानते हैं। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमें रसोई गैस वगैरह में काम आती है। मैं आपको बता दूं कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, वो गंध रहित गैस है, उसमें गंध नहीं आती है, पर उसे गंध युक्त बनाने के लिए उसमें मर्केप्टेन मिलाते हैं। ठीक है, मर्केप्टेन मिलाते हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि उसका रिसाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, गैसों का विसरण ज़्यादा होता है। विसरण का मतलब होता है फैलना। तो गैसें बहुत तेज़ी से फैलती है। आप देखते हैं कि थोड़ी समय के लिए आप गैस को जब आप ऑन कर देते हैं तो वह पूरे रूम में गैस फैल जाती है। इसका मतलब इसका विसरण बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी से गैस फैल जाती है। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पदार्थ की अवस्था में हम पहले पदार्थ के बारे में बात करते हैं। ये ठोस है, और ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं, जबकि हम द्रव को गैस में भी बदल सकते हैं। गैस को वापस हम द्रव में बदल सकते हैं, और द्रव को फिर हम ठोस में बदल सकते हैं। पहले हम ठोस को द्रव में बदलने का प्रोसेस समझते हैं। मान लिया कि आपके पास एक बीकर है, ये बीकर है आपके पास। कोई भी पानी का गिलास, आप जो भी गिलास वगैरह, बीकर वगैरह जो भी ले सकते हैं, आप ले लीजिएगा। ये बीकर है, और बीकर के अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा हुआ है। ये बर्फ़ का टुकड़ा है, आइस, और इसको आप गर्म कर रहे हो गैस से। जब आप इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या? ये जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पानी में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। ये धीरे धीरे जो बर्फ़ है वो किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगी? पानी में बदलना हो जाएगी, क्योंकि बर्फ़ जो है वो ठोस है। बर्फ़ क्या है? ठोस है, जबकि पानी क्या है? द्रव है। बर्फ़ ठोस है, पानी द्रव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ठोस को द्रव में बदल सकते हैं। लेकिन कितना तापमान हमने दिया, कितना तापमान हमने दिया कि वो जो बर्फ़ थी वो पानी में बदल गई।
तो जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। यानी कि पानी का अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर आप जानते हैं, टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापते हैं। आपको कभी बुखार हुआ होगा तो हमारी जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। पर डॉक्टर आया होगा और एक क्लिनिकल थर्मामीटर लाया होगा जब भी आपको बुखार हुआ होगा, तो उसने क्या किया होगा कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर आता है छोटा सा, जिसने आपकी जीभ के नीचे लगाया होगा। उसी क्लिनिकल थर्मोमीटर ने आपका टेम्परेचर मापा है, आपकी शरीर का तापमान मापा है। ठीक है, कि आपके शरीर का तापमान कितना है। नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। पर अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर है इसका मतलब आपको बुखार है, और फिर डॉक्टर मेडिसिन देता है। तो ये टेम्परेचर की कहानी थी। अब हम क्या करेंगे कि जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है। अगर पूरे जो पानी है उसके हम 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आए पानी के टेम्परेचर को, तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। पर हम वापस बर्फ़ से पानी भी बना सकते हैं, जैसे कि उसको गर्म करके। तो आप गर्म करेंगे तो ये पानी बन जाएगा। ठीक है, तो एक कुछ टेम्परेचर होता है जो रूम टेम्परेचर में भी ये पानी बन जाता है। रूम टेम्परेचर मतलब होता है जैसे कि 26 to 20 करते हैं। मैं वापस से एक बीकर लेता हूँ और उसमें पानी भरता हूँ। पानी आप जानते हैं द्रव है। ये एक बीकर है और इसमें पानी भरा हुआ है, कुछ पानी भरा हुआ है इसमें, और इसको मैं गर्म करता हूँ। जब इसको गर्म करूँगा तो ये कुछ समय बाद में पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा गैस बन जाएगी, इसकी वेपोराइजेशन हो जाएगा। तो जो द्रव है वो गैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ तापमान देने पर, कुछ गर्मी देने पर, उसको गर्म कर रहे हैं तभी तो वो कन्वर्ट हो रहा है। रखा रखा थोड़ा ना ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है। तो हम द्रव को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर कुछ तापमान देना पड़ेगा। कितना तापमान देना पड़ेगा? पानी को गैस में बदलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ेगा। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्वथनांक बिंदु। पानी का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जब आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो वह पानी गैस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी हमने क्या देखा कि हम ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को हम गैस में बदल सकते हैं। जिस तापमान पर ठोस को द्रव में बदलते हैं उसे हम गलनांक कहते हैं। जिस तापमान पर द्रव गैस में बदलती है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। परंतु आप गैस को द्रव में भी बदल सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी को गर्म करते हैं, और यहाँ से गर्म कर रहा हूँ मैं नीचे से, और इसके ऊपर आप एक ढक्कन लगा दीजिए। आप इसको गर्म करेंगे तो ये जो पानी है वो गर्म होगा, पहले भाप बनेगा, और कुछ समय बाद में इस ढक्कन को आप ऊपर उठाएंगे तो इस ढक्कन का जो ये सतह है इस पर कुछ पानी की बूंदें मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि ये पानी की बूंदें कहाँ से आई? इसका मतलब ये है कि जो कंटेनर के अंदर पानी था, जो बीकर के अंदर पानी था, वो पहले गैस में बदला और नॉर्मल टेम्परेचर पर जाकर वो क्या हो गया? पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब पानी की बूंद तो द्रव है ना, तो गैस को हम किस में बदल सकते हैं? द्रव में बदल सकते हैं। और जिस तापमान पर गैस को द्रव में बदलते हैं उस तापमान को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन या कंडेंसेशन। ये संघनन है। पर हम द्रव को वापस ठोस में भी बदल सकते हैं। कैसे सर? ये तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप एक बोतल में पानी भरिए और उसे फ्रिज में रख दीजिए। कुछ टाइम बाद में देखोगे कि वो जो बोतल है उसके अंदर बर्फ़ आपको मिलेगी, जबकि बर्फ़ एक ठोस है। आपने रखा पानी था, पानी एक द्रव है, तो आप द्रव को किस में बदल सकते हैं? ठोस में बदल सकते हैं। जिस तापमान पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो हिमांक क्या होता है? पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर को मापने के लिए 3 स्केल्स हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट व केल्विन। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इतना ध्यान रखते हैं कि हम यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में माप रहे हैं। ठीक है, और द्रव को हम ठोस में कन्वर्ट करने के लिए जितने टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। पानी की बात कर रहा हूँ मैं, पानी के लिए।
पानी का जो हिमांक बिंदु है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पानी को अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देंगे तो वह पानी पानी ना रहकर बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ठोस बन जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा। देखो, अगर आपको पानी को बॉईल करना है तो आपको बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको पानी से बर्फ़ बनानी है, पानी से अगर आपको बर्फ़ बनानी है तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हिमांक बिंदु। ये हिमांक बिंदु क्या होता है? ठोस जो द्रव है वो ठोस में बदल जाए, जिस तापमान पर द्रव ठोस में बदल जाए उसे हम हिमांक बिंदु कहते हैं। जबकि जिस तापमान पर गैस द्रव में बदलता है उसको कहते हैं संघनन। उसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ही ठोस से गैस में बदल जाते हैं। इस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस विधि को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कुछ पदार्थ हैं जैसे कि कपूर। आप जब दिवाली की पूजा करते होंगे तो कपूर डालते होंगे। जब आप अग्नि पर कपूर डालते हैं तो वह कपूर सीधा गायब हो जाता है। ये एक जादू सा हो जाता है। इसका मतलब वो कपूर कहाँ गया? क्योंकि कपूर का जो गुणधर्म है वो ये है कि कपूर सीधा किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा, और हमें लगेगा कि कपूर गायब हो गया। ठीक है, तो ये जो विधि है इसको सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन की विधि कहते हैं। अब एक होता है वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण क्या होता है? ये जो क्वथनांक है ना, ये कुछ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जैसे पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे तो वह जो पानी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि वाष्पीकरण होता है कि क्वथनांक से कम तापमान पर, अगर क्वथनांक से कम तापमान पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदल जाए तो उसे हम वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण का जो उदाहरण है वो ये है, मटके का पानी ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। आपको याद रखना है, किसी ने पूछा कि मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि वाष्पीकरण के कारण मटके का पानी ठंडा होता है, क्योंकि मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और पानी बाहर आता रहता है, इससे वायु के संपर्क में आता रहता है और वो ठंडा होता जाता है। ठीक है, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण हमें शीतलता का अनुभव होता है, एक ठंडक महसूस होती है, इसीलिए मटके का पानी ठंडा रहता है। वाष्पीकरण ड्यू टू इवेपोरेशन। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? परिभाषा कैसे लिखेंगे? आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो गलनांक है वो ठोस से द्रव में बदल रहा है, तब हम गलनांक करें। वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है उसको गलनांक कहते हैं। वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। ओके, वह तापमान जिस पर द्रव पदार्थ गैसों में परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी एक द्रव है और पानी से अगर आपको गैस बनानी है तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ेगा। तो पानी का क्वथनांक बिंदु कितना हो गया बताओ? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। पानी का हिमांक बिंदु क्या है? हिमांक मतलब फ्रीजिंग यानी जमना। किस तापमान पर पानी जम जाएगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो जम जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी के बारे में आपको दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहली, कि पानी को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो पानी गैस में बदल जाता है, और जब आप पानी को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे यानी कि 0 डिग्री में ना बदलकर सीधा गैस में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मैंने बताया अभी सब्लिमेशन होता है, जैसे कि कपूर है और नौसादर है। नौसादर का फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड भी इसी का एग्जाम्पल है। ऊर्ध्वपातन जो है वो होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में ना बदलकर सीधा किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। हमें लगता है कि ये एक जादू हुआ है कि कोई द्रव सीधा गैस में बदल जाए। ठीक है, पर ये विधि जो है, ये प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्पीकरण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है मैंने बता दिया। वैसे तो वाष्पीकरण जो होता है वो जब क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव होता है, जिससे मटके का पानी ठंडा होता है। तो मटके का पानी वाष्पीकरण के कारण ही होता है। क्या होता है? ठंडा। मटके का पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। यहाँ पे ठंडा और लिख लेना। यहाँ पे आप लिखेंगे
मटके का पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।